वो चले गए, लेकिन वो समझते थे कि अगर हम सर सैयद की पॉलिसी पे चलते तो इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके आज हम इस मुल्क पे सत्ता में होते हैं। और अगर वो सत्ता में भी नहीं है, माफ कीजिएगा, अगर उनका प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में, तो भी कोई नाजायज मांग भी उनकी ऐसी नहीं है जिसे आपकी सरकारें रोक पा रही हो वही रहा है जो वो चाह रहे हैं। 100 में से एक आध ना होती हो, और आपकी जायज मांग भी नहीं कोई सरकार मानती। इसलिए 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उन पे चार्जशीट भी नहीं करते हैं, और इस देश में हिंदू टेरर होता है, और उनसे ज्यादा आपकी कम्युनिटी के लिए हिंदू टेरर को लोग फैला रहे हैं। एक बता दीजिए मुझे इस देश के अंदर जिसने यह कहा हो कि इस्लामिक टेरर है और इसको हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए। एक ईमानदार नहीं मिलेगा जो सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी का ठेका लेके घूमते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। कश्मीर में ऐसा हुआ इसलिए है, मुरादाबाद में दंगा हुआ इसलिए ऐसा है। हम सब जगह टेररिस्ट बन जाते हैं क्योंकि दुनिया ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है और कोई रास्ते नहीं है इनके पास में। तो उनका थॉट क्लियर है। और सर सैयद के बारे में इस मुल्क में क्या कहा गया? सर सैयद के बारे में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, जो बाद में वहां के रिसर्च स्कॉलर्स ने जब किताब लिखी तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो कभी था ही नहीं। मैं जब पढ़ता था तो कहा जाता था कि सर सैयद ने यह कहा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है जिसकी एक आंख हिंदू है और एक आंख मुसलमान है, अगर इसमें से एक भी खराब हो गई तो कैसी लगेगी। यह सर सैयद ने कभी कहा नहीं। सर सैयद की मेरठ की आखिरी स्पीच सुन लीजिए। उन्होंने 1957 के गदर को कहा गया कि ये कंजड़ लोग हैं, ये बज़ात लोग हैं जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया है। एंड ही वॉज द मैन हु गिवन आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। लेकिन वो चले गए, यहां जो छोड़ गए वो ऐसे लोगों को छोड़ गए जिसमें सर सैयद अहमद खां भी हैं, जिसमें उनको भी सर का खिताब दिया। अंग्रेज समझदार लोग हैं, सही आदमी चुनते हैं। हम पद्मश्री के लिए सही चुने न चुने, उन्होंने सही आदमी चुना था, उनको भी सर का खिताब दिया। और एक और थे कश्मीरी जो 200 साल पहले उनका परिवार हिंदू से मुसलमान हो गए थे, उनका नाम था सर अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने आपके देश का तराना लिखा है, महान आदमी थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने सिर्फ तराना हाथ में लिया और इकबाल के गुणगान करने लगे। उन्होंने एक टॉफी आपको पकड़ाई कि आप इसे चूसिए, और दूसरी कौम को पकड़ा दी। तो उनकी यौम वलादत का दिन पाकिस्तान में छुट्टी रहती है, वो उनका राष्ट्रीय कवि है। उसने एक गीत लिखा इस तराने के बाद जिसमें उसका कैरेक्टर बाहर निकल के आया, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, हमें बताया नहीं गया। और हम, इंदिरा गांधी ने भी पूछा जब राकेश शर्मा ऊपर थे कि भारत कैसा दिखता है, तो उसने भी कह दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसने भी बता दिया। हम खुश हो गए। अल्लामा इकबाल ने दूसरा तराना लिखा, उसको कहते हैं मिल्ली तराना। मिल्लत कहते हैं मुसलमानों को, मिल्लत। और उर्दू में जब कोई कहता है कौम, कौम का मतलब होता है देशवासी। उन्होंने जो मिल्ली तराना लिखा, वो मिल्ली तराना क्या था हमने पढ़ा ही नहीं। कि उस आदमी ने इलाहाबाद के 1930 में मुस्लिम लीग का जब वो अध्यक्ष चुना गया, तो उस कॉन्फ्रेंस में बहैसियत सदारत उन्होंने जो उसके अध्यक्ष के पद पे जब बैठ करके पहला भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने सर सैयद की बात को इंडोर्स किया और ये कहा कि जो वेस्टर्न इलाके में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, इनको अलग बनाया जाना चाहिए। वो 1930 में कह रहा है, 1938 में वो चले गए, बात अलग है। मिल्ली तराने में उन्होंने कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। हम इकबाल साहब को सर पे बैठाए हुए हैं, उनका तराना गा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां तो कोई तराना लिखने वाला था ही नहीं।
तो हमारी सारी थ्योरी जो है ना, ये पूरा आजादी का डॉक्यूमेंट, आजादी की कहानी एक पूरे षड्यंत्र और फ्रॉड के ऊपर है। आपकी, हमारी, आपकी जनरेशन की समस्या यह है कि जब तक हम उन फ्रॉड को एक्सपोज नहीं करेंगे, हम इस जनरेशन जो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हम उसको नया नैरेटिव नहीं दे पाएंगे। तो एक तरफ आपको डिमोलिश करना है तथ्यों के साथ में कि आपके साथ धोखा हुआ है। इस देश में जो भी बहादुर आदमी था, जो भी बहादुर था, उसको कैसे खत्म किया जाए, यह षड्यंत्र होते रहे, और बौने लोगों को कैसे बड़ा किया जाए। विजनरी वो जब प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने इस देश के बहादुर आदमी की हत्या करवा दी, और अब से 6 महीने पहले तमाम ताकत लगाने के बाद भारत सरकार ने हमारी बात मानी, और भारत के रिकॉर्ड्स में यह लिखा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल। उसे अभी 6 महीने पहले हटवाने में कुछ हद तक हम सफल हो गए हैं। इसलिए आज की जनरेशन को बताना जरूरी है कि सुभाष चंद्र जैसे लोग, आज भी राष्ट्रवादियों को क्यों फंसाया जा रहा है। आज से पहले भी यही होता था। जिनका कद छोटा था, जो बौने थे, उनको डर था। इसलिए मैंने अपने एक भाषण में कहा कि ये एक ट्रेजेडी नहीं है, ये उससे भी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इस नेहरू परिवार का जब आदमी प्रधानमंत्री बनता है, अपने ही लोगों की बलि लेता है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इस देश के एक बहादुर आदमी जिसने दुनिया में जाकर के चैलेंज किया, आपके नॉर्थ ईस्ट के इलाके को कब्जा लिया, 40,000 लोगों की फौज बनाई, और 26,000 लोग उस फौज के मारे गए। और यहां गाना लता मंगेशकर गा रही हैं कि बिना खड़ग बिना ताल दे दी हमें आजादी बिना ढाल के। 26,000 लोग सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के मारे गए थे, आजाद हिंद फौज के। 21 लाख लोगों को डिवीजन में मारा, और पूरे मेरठ से लेके इस इलाके के अंदर सब जगह पेड़ों के ऊपर लाशें लटकी हुई थी। ये इतने लोग मरने के बाद अहिंसा से आजादी मिली थी आपको? ये नैरेटिव क्रिएट किया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर दूसरा इतिहास पढ़ाएंगे तो ये बौने लोग जो है सत्ता से बाहर आ जाएंगे, जिन्होंने अंदर सांठगांठ कर रखी थी। मेरा गांधी जी से सिर्फ इतना ही कहना है, गांधी जी, आपको सत्ता नहीं चाहिए थी, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना था, आपने देश में एक मुकाम प्राप्त कर लिया था, लोग आपकी बात पे यकीन कर रहे थे। आपने देश को एक वादा किया कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, लेकिन गांधी जी आप हमें कहीं लड़ते हुए तो नजर आते, कहीं धरना प्रदर्शन करते तो नजर आते कि आपने देश के बंटने के खिलाफ कोई धरना दिया, प्रदर्शन किया, आपने जिद अटली, आपने नेहरू जी को भी साइडलाइन कर दिया होता तो हम मानते कि आपने कुछ ईमानदारी से काम किया। लेकिन आप किस किस बात पे अड़ गए कि 14 में से 1 वोट नहीं मिला, कहा कि नेहरू की हार तो मेरी हार है। आपने उस जमाने के हाई मॉरल ग्राउंड लोगों के उस इमोशन को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने छोड़ दिया। पूछिए एटली साहब जब हिंदुस्तान आए थे, क्योंकि भारत को जब तथाकथित आजादी के दस्तावेजों पे साइन हो रहे थे तो सीआर एटली यहां आए थे आजादी के बाद में बंगाल में, और बंगाल में जो गवर्नर थे उस गुप्तगू का पूरा जिक्र है, वो बातचीत जो उनके बीच में हुई है इट्स अवेलेबल। उन्होंने पूछा गवर्नर साहब ने कि ऐसी क्या वजह थी, सब चीजें तो फिजिल आउट हो चुकी थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, आप भारत से क्यों गए? सीआर एटली का जवाब है कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमारे यहां फौजों में म्यूटनी हो रहा था और हम उस रोक पाने में असमर्थ थे, इसलिए दैट वाज द राइट टाइम कि हम अपना फेस बचा के निकल गए। लेकिन आपके मुल्क में जो इतिहास लिखा गया उसमें सुभाष चंद्र बोस एक वॉर क्रिमिनल है, उसमें भगत सिंह एक आतंकवादी है, यह आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। आपको लगता है कि पिछले 70 साल में जो हीरो बनाए गए, उन हीरो को देख करके इस देश में कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा? कोई भगत सिंह बनना चाहेगा? कोई वीर सावरकर बनना चाहेगा? क्योंकि आपने अपने सही हीरो को खत्म खुद कर दिया। इसलिए बौने दलाल पैदा हो रहे हैं, राजनीति में पैदा हो रहे हैं, सत्ता तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर लो,
इसलिए भारत का प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग के अंदर, जहां 28 मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उसने कहा यह बात कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है।